आगे हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ डीलेजिटिमेशन। यहाँ पे पहला लाइन में बताया जा रहा है कि रिवॉल्यूशन से पहले एक ऐसा पीरियड आता है जब एक आइडिया डोमिनेट कर रहा होता है सिस्टम में। वो आइडिया ये है कि हमें बहुत सारे क्रिटिसिज्म देखने को मिलते हैं, जैसे कि लेजिटिमेशन अगर फोर्स का इस्तेमाल करके लाया जाए तो रिवॉल्यूशन होगा, लेकिन रिवॉल्यूशन के बीच में एक ऐसा पीरियड आएगा जहां पे लोग इसे क्रिटिसाइज कर रहे होंगे, तो लोग इसे कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ डीलेजिटिमेशन। और यहाँ पर से जो लोग एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के आइडिया को जस्टिफाई कर रहे होंगे उन पे लोगों का अटैक हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है एंशिएंट रिजाइम फ्रांस में इनके फॉल के पहले, यानी इनका जब पतन स्टार्ट हुआ था उनसे पहले डिवाइन राइट का आइडिया और ऑटोक्रेसी का आइडिया को रिफ्यूट किया गया, यानी कि क्रिटिसाइज किया गया बाय द फिलोसफर्स एंड बाय द क्रिटिक्स ऑफ एब्सोल्यूट स्टेट। यानी कि जो एब्सोल्यूट स्टेट को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं और जो भी फिलोसफर वहाँ प्रेजेंट होते हैं वो फ्रांस में जो एंशिएंट रिजाइम प्रेजेंट थे उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे। यानी कि ये जस्ट केस किसके पहले का है, रिवॉल्यूशन आने के पहले का केस है, जिसे हम कहते हैं पीरियड ऑफ क्रिटिसिज्म। तो ऐसा मूवमेंट ऑफ डीलेजिटिमेशन, यानी ये एक तरह का डीलेजिटिमेशन का एक मूवमेंट था जो कंट्रीब्यूट किया टू अंडरमाइन द फाउंडेशन ऑफ ओल्ड ऑर्डर। यानी ओल्ड ऑर्डर का जो नींव था उसको क्रिटिसाइज करने में एक कंट्रीब्यूशन दिया। ये एक रास्ता तैयार किया एक रिवॉल्यूशनरी ओवरथ्रो का। रिवॉल्यूशन से क्या होता है, हम सिस्टम ही बदल देते हैं, है ना। तो सिस्टम बदलने से पहले का एक फेज होता है ना, जब लोग क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, तो ये क्रिटिक एक रास्ता तैयार कर रहे होते हैं रिवॉल्यूशनरी ओवरथ्रो का। अगर मॉडर्न टाइम में एक केस ले तो वेमार रिपब्लिक का केस आता है, जहाँ पे लार्ज सेक्शन ऑफ जर्मन पॉपुलेशन अपने कॉन्फिडेंस को लॉस्ट कर देते हैं इन डेमोक्रेटिक रिजीम और उनमें फियर होता है कम्युनिस्ट अल्टरनेटिव का। इसीलिए वो अपना सपोर्ट दे देते हैं हिटलर के नेशनल सोशलिस्ट पार्टी को। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है ये केस कब का है, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद का, जब जर्मनी पे सारा वॉर बर्डन दे दिया गया था। इसीलिए वहाँ के जो लोग थे वो डेमोक्रेटिक रिजीम को अपना सपोर्ट नहीं दे रहे थे और उनको फियर था कि जो कम्युनिस्ट उस टाइम पे प्रिवेलेंट है वो उनके कंट्री में ना आ जाए। इसीलिए उन्होंने अपना सपोर्ट हिटलर के पार्टी को दे दिया। और रिजल्ट क्या हुआ, फॉल ऑफ द रिपब्लिक विदाउट मच ऑफ स्ट्रगल। यानी कि जब लोग ही अपने लेजिटिमेशन को डेमोक्रेटिक रिजाइम से हटा दिए तो ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिक रिपब्लिक का फॉल हो गया। तो सिमिलर काउस का सिमिलर इफेक्ट देखने को मिला सारे यूरोपियन कंटिनेंट में। बहुत सारे वेस्टर्न सिस्टम लिबरल डेमोक्रेसी का वो भी ओवरथ्रो कर दिया गया और रिप्लेस हो गया बाय फासिस्ट और सेमी फासिस्ट ऑथोरिटेरियन सिस्टम से। एग्जाम्पल है हमारा इटली, स्पेन, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। ये सब ऐसे कंट्री थे जहाँ पे लिबरल डेमोक्रेसी था, लेकिन इसको भी ओवरथ्रो करके फासिस्ट आइडिया को ला दिया गया। तो कंक्लूजन यहाँ पे यही मिला कि जनरल सेंस में अगर समझे, कोई भी सिस्टम अपनी स्टेबिलिटी को लूज कर सकता है अगर वो अपनी लेजिटिमेसी को लूज कर दिया तो इन द आइज ऑफ इट्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन, सिटीजन। अगर सिटीजन लेजिटिमेसी को हटा दिए किसी भी सिस्टम से तो वो सिस्टम अपनी स्टेबिलिटी को लूज कर देगा, और एक बार स्टेबिलिटी लूज हो गया तो वहाँ पे सिस्टम ही बदल जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे ये नोट कर सकते हैं कि नॉर्मल टाइम में भी लेजिटिमेशन का जो प्रोसेस है और डीलेजिटिमेशन का जो प्रोसेस है ये एक परमानेंट फीचर है किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम का। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि ये पहले ही हुआ करता था। अगर अभी भी लोग अपने लेजिटिमेशन को किसी भी सिस्टम से हटा दे, सपोज इंडिया में ही अगर सिटीजन अपनी लेजिटिमेसी बीजेपी गवर्नमेंट से हटा दे तो यहाँ पे गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी खतरे में तो आएगी ही। तो ये बस एक एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए था। तो प्रोसेस जो लेजिटिमेशन का है वो मोर और लेस कई तरीके से होते हैं। बहुत सारे चैनल अवेलेबल हैं जिससे हम एग्जिस्टिंग ऑर्डर को लेजिटिमेशन दे सकते हैं।
तो लेजिटिमाइजिंग आइडिया जो है वो हमें एब्जॉर्ब होती है अर्लीस्ट स्टेज से ही, यानी काफ़ी पहले से ही हमें ये आइडिया को एब्जॉर्ब कराया जाता है। जैसे कि अर्लियर स्टेज में एजुकेशन के थ्रू, सोशल इंटरेक्शन के थ्रू, जब हम लोगों से बात कर रहे होते हैं, किसी को सुन रहे होते हैं, तो ये भी एक तरीका है ना जिससे हमें ये आइडिया एब्जॉर्ब करा दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो कि प्रेस का इन्फ्लुएंस है, टेलीविज़न का इन्फ्लुएंस है, या फिर अदर मास मीडिया, जैसे कि अभी सोशल मीडिया का टाइम है, काफ़ी छोटे लोग भी इसे इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें भी इस तरीके के आइडिया को एब्जॉर्ब करा दिए जाएंगे। तो जो भी व्यू एक्सेप्टेड या फिर ऐसा कंसीडर किया जाता है कि वो किसी भी सिस्टम के बाउंड्री के अंदर है, वो रीडर को, लिसनर को या फिर व्यूअर पे फोर्स करा दिया जाता है। यानी कि सिस्टम के अंदर अगर कोई भी चीज़ें आप लोगों को एब्जॉर्ब कराना चाहोगे तो एक बाउंड्री के अंदर का कोई भी व्यू को आप एब्जॉर्ब करा दोगे, वो लोगों तक पहुंच ही जाता है। और ऐसा एक्शन जो कि इस लिमिट से बाहर की है उसको प्रेजेंट किया जाता है एज इललेजिटिमेट। यानी कि एक सिस्टम के बाउंड्री के अंदर जो भी चीज़ें आया उस व्यू को तो हम एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन जो इस लिमिट को क्रॉस कर जाता है वो उस बाउंड्री के अंदर नहीं आता, उसे हम इललेजिटिमेट कह देते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा प्रोसेस ऑफ डीलेजिटिमेशन। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा मैन्युपुलेटेड कंसेंट का। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत सारे हमारे रेडिकल आइडियाज़ हो सकते हैं। यानी कि अगर सपोज कोई खतरनाक आइडिया इमर्ज हो रहा है तो उनको रोकने के लिए बहुत सारा इफ़ेक्टिव मेथड अवेलेबल है। उसे चाहे तो सोर्स पे ही रोक दिया जाता है। अब सोर्स जो है वो हमारा कॉन्शियस भी हो सकता है और सब कॉन्शियस माइंड भी हो सकता है। एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन जो पावर का है वो ये है कि इसके पास एक कैपेसिटी है टू अफेक्ट एंड मोल्ड पीपल्स कॉन्शियसनेस सो दैट दे विल एक्सेप्ट द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर विदाउट एवर बिकमिंग अवेयर ऑफ अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज़। यानी कि यहाँ से आप क्या समझे कि पावर के पास एक ऐसी कैपेसिटी है कि वो लोगों के कॉन्शियसनेस को भी बदल सकते हैं और जो भी एग्जिस्टिंग स्टेट है उनको एक्सेप्ट करने के लिए लोगों को फोर्स कर सकते हैं बिना कोई अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी बताए। यानी कि अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल भी है लेकिन उनके बारे में उन्हें पता ही नहीं चलने देते और उनके माइंड के साथ खेल जाते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि बहुत सारे इफ़ेक्टिव मेथड अवेलेबल हैं जो कि इस तरीके के आइडिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। एक होता है कंसेंट, यानी कि पॉजिटिव सेंस में जब लोग खुद की इच्छा से देते हैं वो बन जाता है मैनिपुलेटेड कंसेंट। यानी कि जब कोई आपके थॉट को मैनिपुलेट करता है, यानी सिंपली सेंस में कहे कि जब आपको कोई फोर्स कर दे, कुछ कह कर, कुछ करा कर आपके थॉट को चेंज करने की कोशिश करे और कंसेंट करा ले, वो हो गया मैनिपुलेटेड कंसेंट। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आप मार्केट गए कुछ खरीदने को, सपोज आप स्मार्टफोन खरीदने गए, आप पहले से माइंड में लेके गए कि मुझे कोई पर्टिकुलर ब्रांड को खरीदना है, सपोज ए ब्रांड को खरीदना है, लेकिन वहाँ पे जो सेलर है उनको टारगेट मिला है कि उनको बी ब्रांड को बेचना है। ठीक है, तो आप हो कस्टमर, लेट अस से सी, आप कस्टमर हो, आप जाके उस शॉपकीपर से पूछोगे कि मुझे इस ब्रांड की मोबाइल फ़ोन चाहिए और सपोज आपको इस ब्रांड की मोबाइल फ़ोन मिल जाती है तो यहाँ पे आपका कंसेंट रहा कि आप स्वेच्छा से उस चीज़ को परचेस किए। लेकिन आपने ऐसा देखा होगा कि कभी कभी होता क्या है कि वो जो सेलर है वो आपको दूसरे ब्रांड की मोबाइल दिखाएंगे, सपोज बी, वो आपको इस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे, इस तरीके से चीज़ों को बताएंगे कि आपका जो माइंड है ना वो बी की तरफ टिल्ट हो जाएगा कि हाँ मुझे यही खरीद लेना चाहिए, जो फीचर आपको चाहिए वो बी ब्रांड में भी तो दिख रहा है। और शायद आपको इस तरीके से चीज़ें बताई जाएगी कि आपको लगेगा कि बी को ही खरीदने में फ़ायदा है। तो ये जो कंसेंट आप दोगे, आप इस बी ब्रांड को जो खरीदोगे, ये आपका मैनिपुलेटेड कंसेंट हो गया। ओके, ये एग्जाम्पल से मैं आपको बताने की कोशिश की कि कंसेंट और मैनिपुलेटेड कंसेंट में क्या डिफरेंस है। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि टू ए सर्टेन एक्सटेंट, कुछ हद तक जो है हम हर कोई अफेक्ट होते हैं
इस सिचुएशन से यानी क्लाइमेट ऑफ ओपिनियन से हर कोई अफेक्ट तो हो ही जाता है। ये ओपिनियन ही था ना उस सेलर का कि वो आपको दूसरे ब्रांड की मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए मजबूर कर दिए, है ना। तो ये जस्ट क्लाइमेट ऑफ ओपिनियन है, लोगों की ओपिनियन जो कि अफेक्ट कर गई। तो यहाँ से लोग ऐसी पोजीशन में आ जाते हैं जहाँ पे आपके माइंड को मोल्ड कर दिया जाता है, यानी कुछ अलग आइडिया से अलग तरीके की चीज़ों को डालकर आपके माइंड को क्या किया जाता है, मैनिपुलेट कर दिया जाता है। तो मैनिपुलेशन से स्टेट का जो डेलिबरेट पर्पस है उसको हेल्प करता है टू क्रिएट ए मोनोलिथिक पॉपुलर मेंटालिटी, यानी कि जो मेंटालिटी स्टेट को चाहिए, जो चल रहा होता है, उसको क्रिएट करने में ये मैनिपुलेशन हेल्प कर देता है। ऐसा ही चीज़ हमें देखने को मिला था नाजी जर्मनी के टाइम पे, और यही पर्पस था गोइबेल प्रोपागेंडा मशीन का जो कि नाजी जर्मनी में थे। और आज के टाइम पे भी ये पर्पस है बहुत सारे टोटलिटेरियन रिजिम का। तो इनका एक मेंटालिटी होता है जिन्हें ही वो प्रमोट करते रहते हैं मैनिपुलेशन के थ्रू। तो मैनिपुलेशन जो है ये पावर विल्डेड अननोन टू द पावरलेस, ऐसा डिफाइन करते हैं सी राइट मिल्स, यानी जिनके पास पावर है उनको भी पावरलेस बना देता है ये मैनिपुलेशन, इतना खतरनाक है। और पीटर वॉर्सले ये पॉइंट आउट करते हैं ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे कॉन्शियसनेस जो है उसको मैनिपुलेट कर दिया जाता है, और अभी मॉडर्न सोसाइटी में ये ग्रो हो रहा है। तो मैनिपुलेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे हमारे कॉन्शियसनेस यानी हमारी जो अंदर की इच्छा है उसको भी मैनिपुलेट कर दिया जाता है। मार्क्सिस्ट लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो मैनिपुलेटेड कंसेंट वुड इवेंचुअली प्रोड्यूस ए फॉल्स कॉन्शियसनेस, यानी कि फॉल्स कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि वो हमें मिसलीड कर रहे हैं, यानी हमारी जो यूनिक थिंकिंग है उनको मिसलीड करना मैनिपुलेटेड कंसेंट से होता है। तो इसके अगेंस्ट में बात की जाती है कि जहाँ पे लोग फ्री हैं टू चूज एंड टू एक्सप्रेस देयर चॉइस एज इन लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम, मैनिपुलेशन ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो पॉसिबल नहीं है। मैनिपुलेशन सिर्फ और सिर्फ ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे फ्री चॉइस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसे कि वन पार्टी सिस्टम में होता है। यानी कि सिंपली यहाँ से क्या समझ में आया कि लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हम लोग अपने लीडर को इलेक्ट कर रहे होते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमारे जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो इनर थिंकिंग है, उनको आप मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे। मैनिपुलेशन सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे अकर होता है जहाँ पे लोगों के पास फ्री चॉइस नहीं है, जैसा कि वन पार्टी सिस्टम में देखने को मिलता है। तो ऐसा और भी आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि जहाँ कहीं भी लोगों के पास फ्री टू चूज़ है लेकिन अल्टरनेटिव नहीं है अपने एग्जिस्टिंग ऑर्डर में, जैसे कि एग्जाम्पल से समझो कि अगर आप ऐसे पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो जो कि कमिटेड है टू रेडिकल चेंजेस, तो यहाँ पे आप एज्यूम कर सकते हो कि एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर जो सोसाइटी का है वो ऐसा है जैसा कि लोग चाहते हैं। तो यहाँ से हम ऐसा कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि इम्पोर्टेंस जो है पॉलिटिकल चॉइस का और एबिलिटी फ्रीली एक्सप्रेस करने का वो ओवररेटेड नहीं है। यानी कि अभी तक जो भी यहाँ पे बताया गया सिंपली तरीके से समझो, यानी सपोज कोई भी पार्टी है जो रेडिकल चेंजेस लाना चाहती है, और सपोज मान लो उनका नाम ही है रेडिकल पार्टी ऑफ दिस एंड दैट कंट्री। तो अगर लोग उस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं जो रेडिकल चेंज लाना चाह रही है, तो ऐसा एज्यूम कर लिया जाता है कि लोग भी रेडिकल होंगे। पीपल ऐसा चाहते ही है तभी वो उस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या लोग चाहते हैं, वो बहुत सारे फैक्टर से कंडीशन हो सकते हैं। जैसा कि यहाँ बताया ना कि लोग अगर रेडिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं तो ऐसा लोग चाहते होंगे, लेकिन इस सेंटेंस से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि लोग अगर उस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं तो दैट मीन्स वो भी वही चाहते हैं। वो बहुत सारा फैक्टर कंट्रीब्यूट कर सकता है ऐसे सोच में। अगर लोग सपोज उस पार्टी को वोट दिए हैं तो और भी फैक्टर्स कंट्रीब्यूट किए होंगे ऐसे वोटिंग के लिए। तो सच चॉइस डज नॉट टेक प्लेस इन ए वैक्यूम, यानी बस चॉइस है तो ऐसे ले नहीं लिए गए हवा में। चॉइस इटसेल्फ कैन नॉट बी कंसीडर एज कम्प्लीटली फ्री। अगर हम कुछ भी चॉइस कर रहे हैं तो उसे हम कम्प्लीटली फ्री नहीं कह सकते,
फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ ए प्रोसेस ऑफ लेजिटिमेशन। यानी लोगों की चॉइस भी कंप्लीटली फ्री नहीं हो सकती है, बहुत सारे फैक्टर्स का रोल रहता है उस चॉइस को लेने में। आगे टॉपिक है पर्सनल ऑफ द स्टेट मशीन, द एलिट। तो अभी तक में हमने जितने भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को पढ़े हैं उनसे कुछ पॉइंट इमर्ज होके आते हैं, यानी हमें कुछ पॉइंट मिलते हैं। जैसे कि एक फैक्ट ये है कि स्टेट का जो पावर है वो स्ट्रक्चर्ड होता है या फिर ब्रोकन होता है, और ब्रोकन अलग अलग सेक्टर्स में होता है। यानी स्टेट का जो पावर है वो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ रहता है। वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि डिस्टिंक्ट सेक्टर में स्टेट के पावर ब्रोकन होते हैं या फिर स्ट्रक्चर्ड होते हैं। और ये पहले से ही मेंशन किया हुआ है कि ये स्पेसिफिक रिलेशनशिप जो अलग अलग सेक्टर का है वो डिटरमाइन होते हैं पॉलिटिकल सिस्टम से जिसमें कि वो ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन क्या इन्वॉल्व करता है कि पर्सनल कौन है इस सेक्टर का, यानी कि स्टेट का जो पावर है वो अलग अलग सेक्टर में स्ट्रक्चर किया हुआ है, तो उस सेक्टर में इन्वॉल्व कौन है ये भी एक क्वेश्चन है। तो स्टेट जो है वो मशीन नहीं है, जैसा कि हम यूज़ करते हैं मशीनरी ऑफ द स्टेट। यहाँ पे मशीनरी ऑफ द स्टेट का मतलब हुआ कि स्टेट का एलिमेंट क्या है। ओके, स्टेट किनकी मदद से काम करते हैं वो मशीनरी ऑफ द स्टेट है, लेकिन इसको जस्ट फ्रेज की तरह इस्तेमाल किया जाता है। स्टेट कोई मशीन नहीं है। स्टेट एक सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन है जिसमें कुछ लोग उनकी मदद करते हैं, यानी कि कुछ लोग उनके यहाँ पे स्टाफ की तरह काम करते हैं, और ये स्टेट का आइडिया और बेसिक एटीट्यूड जो है वो लार्जली इन्फ्लुएंस्ड होता है वहाँ के सोशल इन्वायरमेंट से और किस तरीके से उस स्टेट का ओरिजिन हुआ है। ओके, ये है स्टेट। तो यहाँ पे बताया गया द स्टेट इज अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन स्टाफ्ड बाय पीपल हुज आइडिया एंड बेसिक एटीट्यूड आर लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर सोशल इन्वायरमेंट एंड ओरिजिन। उसके बाद बताया जा रहा है कि स्टेट एलिट का जो कंपोजिशन है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है पॉलिटिक्स के स्टडी में। जैसा कि J.S.A. ग्रिफिथ अपनी बुक द पॉलिटिक्स ऑफ द जुडिशरी में स्टेट एलिट को डिफाइन करते हैं अर्लियर स्टडी को रेफरेंस में लेके। उनमें वो शो करते हैं कि कैसे ब्रिटेन में अगर ब्रॉड टर्म में बात की जाए तो 5 में से 4 फुल टाइम प्रोफेशनल जज जो है वो प्रोडक्ट है एलिट के, यानी कि 5 में से 4 जज जो है वो एलिट सेक्शन से बिलोंग करते हैं। एलिट का मतलब क्या हुआ? अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। वहाँ से जो लोग चुने जाते हैं उनको हम कहेंगे वो एलिट क्लास से बिलोंग करते हैं। एलिट का सीधा मतलब आप समझो, सपोज एग्जाम्पल से कि अगर कोई पहले राजघराने के थे जैसे कि किंग, उसका सिस्टम खत्म हो गया, लेकिन वहाँ पे लोग तो है अभी किंग के फैमिली के, तो उन लोगों को अगर हम रोल दे दे स्टेट के अंदर तो कह देंगे कि एलिट क्लास जो है वो रूल कर रहे हैं स्टेट में। तो किंग तो जस्ट एक एग्जाम्पल था। इसी तरीके से जो लोग हाई क्लास से बिलोंग करते हैं उन लोगों के हाथ में अगर स्टेट की पावर हो तो हम कह देंगे कि वो एलिट क्लास जो है वो रूल कर रहे हैं हमारे स्टेट को। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि 5 में से 4 प्रोफेशनल जज जो ब्रिटेन में हैं वो एलिट के प्रोडक्ट हैं। तो ग्रिफिथ के अकॉर्डिंग जब कभी भी किसी पॉलिटिकल केस में अगर हम जुडिशियल ओपिनियन को देखेंगे तो उनमें ग्रिफिथ ने एक कंसिस्टेंसी को मार्क किया है, और यहाँ पे कंसिस्टेंसी ये है कि ये केस जो है वो कंसंट्रेटेड होता है एक नैरो पॉलिटिकल ओपिनियन से, यानी कि हमें सिर्फ एलिट क्लास के ओपिनियन देखने को मिले। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंसिस्टेंसी क्या है कि यहाँ पे हमें वाइडर ओपिनियन नहीं मिलता जहाँ पे बहुत सारे लोग आके अपनी ओपिनियन दे। ऐसा ना हो कि क्या हो रहा है, हमें सिर्फ एलिट क्लास के ओपिनियन देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए ग्रिफिथ कहते हैं कि ये एक कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है एलिट के केस में। ओके, उसके बाद अगर हम डिफरेंट थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिफरेंट आंसर्स मिलेंगे। किस चीज़ के आंसर? कि किस तरीके का नेचर और कंपोजिशन है स्टेट एलिट का। डिफरेंट व्यू, डिफरेंट आंसर, है ना। अलग अलग लोग अपने व्यू के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे, जिसमें से एलिटिस्ट थ्योरी जो है उनको हाईएस्ट इंपॉर्टेंस दिया जाता है इस फैक्टर में, क्योंकि उनके पर्सपेक्टिव से पॉलिटिकल सिस्टम का जो नेचर है वो
बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन होता है बाय एन एनालिसिस ऑफ इट्स एलिट, यानी कि जो रूलिंग माइनॉरिटी एलिट क्लास है जो कि स्टेट अपैरेटस को कंट्रोल कर रहे हैं, अगर उन्हें हम एनालाइज कर ले तो हमें पॉलिटिकल सिस्टम का नेचर पता चल जाएगा। यहाँ पे रूलिंग माइनॉरिटी क्यों कहा जा रहा है? एलिट क्लास जो होते हैं वहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है, जो लोअर स्ट्रेटा में पीपल है, जो निचले तबके में लोग रह रहे हैं, वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होती है ना, तो वो मेजोरिटी में है। लेकिन जो हमें रूल कर रहे एलिट क्लास है वो कम मात्रा में, उनकी पॉपुलेशन कम है, इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है रूलिंग माइनॉरिटी। तो अगर हम उनको एनालाइज कर ले तो हमें उस जगह की पॉलिटिकल सिस्टम का नेचर पता चल जाएगा। तो इस पर्सपेक्टिव में ऑलमोस्ट हर चीज़ डिपेंड होती है ऑन द टैलेंट एंड एबिलिटी ऑफ द लीडर, यानी कि उनके अंदर क्या काबिलियत है, क्या टैलेंट है, उन चीज़ों पर डिपेंड करती है वहाँ के सारे चीज़। तो इसी केस में अगर कोई लो क्वालिटी का लीडरशिप आ गया तो वो हमें बहुत गड्ढे में ले जाएगा, यानी डिजास्टरस कंसिक्वेंसेस आ जाएंगे अगर कोई लो क्वालिटी का लीडर निकल के आ गया इस एलिट सेक्शन में। इसीलिए मार्क्स वेबर जो है वो कंसर्न होते हैं नेचर ऑफ जर्मनीज पॉलिटिकल लीडरशिप, यानी जर्मनी के अंदर, ये हिटलर के टाइम की बातें हैं, वहाँ पे जिस तरीके का लीडरशिप उभर के आ रहा था उनसे कंसर्न है मार्क्स वेबर। उनको वो अपोज कर रहे हैं और फेवर करते हैं एक स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट को, जिसमें वो बिलीव करते हैं कि किस तरीके से वो एक एडिक्वेट ट्रेनिंग ग्राउंड को प्रोवाइड करेंगे ताकि ऐसे लीडर आए जिसके पास विल भी हो और कैपेबल भी हो रिस्पॉन्सिबल एक्शन के लिए। यानी ऐसे लीडर आएंगे जिनका एक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आए, ना कि बस ऐसे ही कोई लीडर उठ के आ गया जिनके डिसीजन की ना ही कोई अकाउंटेबिलिटी है ना ही कोई ट्रांसपेरेंसी है, बस वो अपने इच्छा के अकॉर्डिंग डिसाइड कर रहे हैं और इसी तरीके से धीरे धीरे करके एक डिजास्टरस सिचुएशन आ जाएगा और पूरा नेशन बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मैक्स वेबर स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट को फेवर करते हैं जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो। और इसके अल्टरनेटिव में वो बताते हैं कि अगर लीडरशिप ब्यूरोक्रेसी के हाथ में आया तो उनकी ट्रेनिंग और लाइफस्टाइल इस तरीके से होती है कि उन्हें अनसुटेबल बना दिया जाता है क्रिएटिव लीडरशिप के लिए, यानी क्रिएटिविटी नहीं दिखेगी लीडरशिप के लिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है उनको ट्रेनिंग ही इस तरीके से दी जाती है ना जिसमें वो इलेक्टेड लीडर्स के डिसीजन को इम्प्लीमेंट करे। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्रिएटिव लीडरशिप जो है वो नहीं दिखेगी अगर ब्यूरोक्रेसी के हाथ में लीडरशिप आती है तो इसी तरीके से मार्क्सिस्ट थ्योरी जो है वो इस मैटर को डिफरेंट तरीके से देखते हैं। मार्क्सिस्ट थ्योरी में स्टेट एलिट को बहुत कम इम्पोर्टेंस दिया जाता है क्योंकि इनका आर्ग्यूमेंट ये है कि पर्पस और एम किसी भी स्टेट एक्टिविटी का वो स्टेट एलिट से कम डिटरमाइन होके ज़्यादा सोशल कंटेक्स्ट और उनके इकोनॉमिक फ्रेमवर्क से डिटरमाइन होते हैं। और सोशल कंटेक्स्ट उस जगह का जहाँ पे स्टेट सिस्टम लोकेटेड है, यानी कि जिस जगह पे वो है वहाँ के सोशल कंटेक्स्ट से डिटरमाइन होगा, वहाँ के इकोनॉमिक फ्रेमवर्क से डिटरमाइन होगा वहाँ के स्टेट की एक्टिविटी, ना कि एलिट से। तो मार्क्सिस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर जो है उनका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ना कि पर्सनल के कैरेक्टर का। वही चीज़ कहा जा रहा है कि यहाँ पे हम पर्सन को इम्पोर्टेंस ना देके वहाँ के स्ट्रक्चर को इम्पोर्टेंस देंगे कि क्या स्ट्रक्चर है सोसाइटी का और इकोनॉमी का। तो स्ट्रक्चरल थ्योरीज जो है वो इम्फेसाइज करते हैं गवर्नमेंट के कॉन्स्ट्रेंट पे कि क्या रुकावटें हैं जो कि हमें वहाँ के सोशल स्ट्रक्चर से मिलती है जिसमें वो गवर्नमेंट ऑपरेट कर रहे हैं। तो ऊपर के जो व्यू पॉइंट है इनसे हमें एक फाइनल क्वेश्चन मिलते हैं जो कि डील कर रहा होता है रिलेशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी। जैसा कि एक फ्रेज मार्क्स अप्लाई करते हैं बोनापार्टिस्ट स्टेट में कि पावर वाज नॉट सस्पेंडेड मिड एयर, यानी पावर को आप ऐसे ही सस्पेंड नहीं कर सकते। और जनरल टर्म में अगर इसको अप्लाई किया जाए तो ये हर टाइप ऑफ स्टेट सिस्टम में अप्लाई होता है, यानी आप किसी भी सिस्टम में पावर को ऐसे ही सस्पेंड नहीं कर सकते हो क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो प्रेजेंट होते हैं उनमें। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा रहा है कि किस तरीके से पावर स्ट्रक्चर जो सोसाइटी का है वो अफेक्ट करता है और रुकावट डालता है पॉलिटिकल लीडर्स के लिए।
किस हद तक स्टेट इंटरफेयर कर सकता है टू मेंटेन एंड लेजिटिमाइज, यानी अपने सिस्टम को किस तरीके से मेंटेन करने के लिए या फिर उस सोशल सिस्टम के इनइक्वालिटीज को हटाने के लिए इंटरफेयर कर सकता है। किस हद तक सिविल सोसाइटी इंडिपेंडेंट है स्टेट में। तो कुछ थ्योरिस्ट के लिए टोटलिटेरियनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो सजेस्ट करते हैं कि एक सिचुएशन जहाँ पे सोसाइटी पूरी तरह कंट्रोल होगी स्टेट पावर से और कोई भी इंडिपेंडेंस नहीं बचेगा। ओके, तो सोसाइटी का हर एक सिचुएशन को जब स्टेट की पावर कंट्रोल करने लग जाएगी तो वो केस निकल के आएगा टोटलिटेरियनिज्म का। ओके, तो यहाँ पे जो डिस्क्राइब किए जा रहे हैं टॉपिक्स को, तो आई होप इस टॉपिक में जितने भी चीज़ें डिस्क्राइब की गई है मैं आपको बताई कि किस तरीके से एलिट को डिफाइन किया गया इस टॉपिक में। सबसे पहले एलिट का रोल बताया जाता है कि उनको समझ जाएंगे तो हमें पॉलिटिकल सिस्टम का नेचर पता चल जाएगा। फिर धीरे धीरे मार्क्स आते हैं और इन्हें क्रिटिसाइज करते हैं कि एलिट का कोई रोल नहीं होता बल्कि स्ट्रक्चर का रोल होता है, कि सोसाइटी और इकोनॉमी का क्या स्ट्रक्चर है उन पे डिपेंड करता है पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ब्लॉक 2 भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं, बस कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके बाद समराइज फॉर्म में लिख दिया गया है इस चैप्टर को। ओके, तो यहाँ से हमारा यूनिट 2 भी कंप्लीट हो गया और यूनिट 2 के साथ साथ हमारा ब्लॉक 2 भी कंप्लीट हो गया। और अब हम यूनिट 3 पढ़ेंगे जो कि हमारे सेकेंड ब्लॉक का हिस्सा है। तो यहाँ से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लॉक 2 भी, क्योंकि यहाँ पे हमें अलग अलग अप्रोचेस पढ़ने हैं पॉलिटिकल थ्योरी के। लिबरल, मार्क्सिस्ट, कंजर्वेटिव, फेमिनिस्ट, पोस्ट मॉडर्न, इन सभी के अप्रोच को पढ़ना है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।